एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम एट लर्नोलॉजी और स्टडी गाइड बाय मी सरिता, जहां हम कर रहे हैं क्लास 11 बायोलॉजी और स्टार्ट कर चुके हैं चैप्टर 9 बायोमॉलिक्यूल्स और आज करेंगे इस चैप्टर का पार्ट 5। पार्ट 4 की वीडियो के लिए नीचे लिंक मिल जाएगा आपको। तो चलिए जल्दी से आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे उन सभी फैक्टर्स की जिनसे एंजाइम एक्टिविटी अफेक्ट होती है। तो ये जितने भी फैक्टर्स हैं एक्चुअली में दे ऑल्टर द टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन, यानी कि एंजाइम्स का जो टर्शरी स्ट्रक्चर है उन्हें ये फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा टेम्परेचर एंड पीएच। तो जितने भी एंजाइम्स हैं वो एक नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड पीएच पे एक्टिवली वर्क करते हैं। एंड ये जो नैरो रेंज है टेम्परेचर का जिसपे एंजाइम्स हाईली एक्टिव होते हैं, इसे कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच को बोलेंगे ऑप्टिमम पीएच। इसे ग्राफ की हेल्प से समझते हैं। तो अगर जो ऑप्टिमम पीएच का रेंज है, अगर ये पीएच उससे कम होता है या ज्यादा होता है तो एट दैट पॉइंट जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो भी डिक्लाइन होगी, बोथ बिलो एंड अबव द ऑप्टिमम वैल्यू। एंड टेम्परेचर की बात करें तो अगर टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर से कम होता है तो एंजाइम्स दे गेट टेम्पररीली इनएक्टिव, और अगर ये टेम्परेचर ऑप्टिमम रेंज से ज्यादा होता है तो एंजाइम्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, बिकॉज जो प्रोटीन है दे गेट डीनेचर्ड बाय हीट। थर्ड फैक्टर है कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, जिसे इस ग्राफ की इस डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट जब स्टार्टिंग ऑफ रिएक्शन बढ़ता है तो जो वेलोसिटी है रिएक्शन की वो भी इंक्रीज होगी, क्योंकि अभी जो कंसंट्रेशन एंजाइम्स का है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू सबस्ट्रेट। अब जैसे जैसे सबस्ट्रेट बढ़ते जाएंगे, सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, एंजाइम्स ऑक्यूपाइड होते जाएंगे एंड एक लेवल ऐसा आएगा जब वेलोसिटी जो रिएक्शन की है वो मैक्सिमम पहुंच जाएगी, अपने सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच जाएगी। एंड देन और एंजाइम्स अवेलेबल नहीं है टू बाइंड विद द सबस्ट्रेट, देन देर इज नो फर्दर इंक्रीज इन द रिएक्शन। अब ये रिएक्शन तभी इंक्रीज हो पाएगा अगर एंजाइम्स का कंसंट्रेशन बढ़ता है, तो अदरवाइज नहीं इंक्रीज होगा। तो ये जो रिएक्शन है ये अपने सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच जाएगा। तो इस तरह से जो कंसंट्रेशन है सबस्ट्रेट का वो अफेक्ट करता है एंजाइम एक्टिविटी को। तो इस तरह का ग्राफ हमें देखने को मिलेगा। ये है V मैक्सिमम, यानी कि जो मैक्सिमम वेलोसिटी है इस रिएक्शन की। नेक्स्ट फैक्टर है प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक केमिकल्स दैट बाइंड टू द एंजाइम। तो इसको ध्यान से समझेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें इनहिबिशन को समझना पड़ेगा। तो ये एक प्रोसेस है इन विच अ स्पेसिफिक केमिकल कॉल्ड इनहिबिटर बाइंड्स टू एन एंजाइम एंड ब्लॉक इट्स एक्टिविटी। तो जैसा कि नॉर्मली क्या होता है, एंजाइम्स के साथ ये सबस्ट्रेट बाइंड होते हैं इनकी एक्टिव साइट से एंड रिएक्शन स्टार्ट होता है। बट इंस्टेड ऑफ दिस सबस्ट्रेट कोई ऐसा ही सेम स्ट्रक्चर का कोई स्पेसिफिक केमिकल जिसे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर भी कहा जाता है वो आके इस एक्टिव साइट से बाइंड हो जाए तो क्या होगा, ये उस रिएक्शन को स्टॉप कर देगा, क्योंकि स्ट्रक्चरली ये दोनों ही सेम होंगे। तो इसीलिए जो ये इनहिबिटर है ये उस एक्टिव साइट पे आके परफेक्टली फिट हो जाएगा एंड इस प्रोसेस को बोलते हैं इनहिबिशन। It happens when the inhibitor closely resemble the substrate in its molecular structure। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि इस सबस्ट्रेट एंड दिस कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, इन दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो आपस में काफी रिजेंबल कर रहा है। दोनों ही एंजाइम के एक्टिव साइट पे परफेक्टली फिट हो जा रहे हैं। ड्यू टू इट्स क्लोज स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी विद द सबस्ट्रेट, इनहिबिटर competes with the substrate
फॉर द सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट ऑफ द एंजाइम, और इसे कहते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। तो ये दोनों ही जो टर्म्स हैं ये आपको समझ में आ गए हैं। Consequently, the substrate cannot bind, and as a result, enzyme action declines. तो इस फैक्टर को इस एंजाइम की हेल्प से बेटर समझते हैं। तो नॉर्मली जब सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ फिट होता है तो यहाँ पे एंजाइम है सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज का, जो कि एंजाइम है जिसके साथ सक्सिनेट जो कि सबस्ट्रेट है ये फिट हो जाता है एंड इट इनिशिएट्स द रिएक्शन। बट अगर इंस्टेड ऑफ दिस सक्सिनेट सबस्ट्रेट कोई और कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जैसे कि मैलोनेट, तो मैलोनेट जो है ये स्ट्रक्चर में काफी ज्यादा रिजेंबल करता है विद सक्सिनेट। तो अगर मैलोनेट सक्सिनेट की जगह इस एंजाइम के साथ फिट हो जाता है तो क्या होगा, रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं होगा, रिएक्शन इनहिबिट हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे जो मैलोनेट है ये एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है जो कि रिएक्शन को स्टॉप कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है। तो सच कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर आर ऑफन यूज्ड इन द कंट्रोल ऑफ बैक्टीरियल पैथोजेंस। नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स। तो एंजाइम्स को डिवाइड किया गया है इनटू 6 क्लासेस बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ रिएक्शंस दे कैटेलाइज। तो सबसे पहले जो रिएक्शन की टाइप आती है वो है ऑक्सीडो रिडक्टेज या फिर डिहाइड्रोजनेज। तो इसमें क्या होता है, जो एंजाइम्स है दे कैटेलाइज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बिटवीन सबस्ट्रेट्स, टू सबस्ट्रेट्स। तो एक को यहाँ पे S से डिनोट किया गया है और दूसरे को S डैश से। तो इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं दिस इज वन काइंड ऑफ सबस्ट्रेट एंड दिस इज अदर काइंड ऑफ सबस्ट्रेट। इन दोनों के बीच में ऑक्सीडेशन या रिडक्शन जो है इस तरह के रिएक्शंस को ये प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसफरेज एंजाइम। तो ये वो एंजाइम्स है विच कैटेलाइज अ ट्रांसफर ऑफ अ ग्रुप बट अदर देन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के अलावा कोई भी ग्रुप का ये ट्रांसफर करते हैं बिटवीन अ पेयर ऑफ दीज सबस्ट्रेट्स। तो इस एग्जाम्पल से आप इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पे S एक टाइप का सबस्ट्रेट है एंड S डैश अनदर टाइप का सबस्ट्रेट है। तो ये जो है इस ग्रुप जीस ग्रुप इसका ट्रांसफर कर रहा है फ्रॉम वन सबस्ट्रेट टू द अदर। थर्ड टाइप है हाइड्रोलेज। ये वो एंजाइम्स होते हैं विच कैटेलाइज हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर, ईथर, पेप्टाइड या फिर ग्लाइकोसिडिक। तो इस तरह के ये रिएक्शंस को प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट टाइप है लाइसिस। Those enzymes which catalyze removal of groups from substrate by mechanisms other than hydrolysis leaving double bond। तो ये एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, ये है एग्जाम्पल लाइसिस का। देन लास्ट है आइसोमरेज। इसमें वो सभी एंजाइम्स आ जाते हैं विच कैटेलाइज इंटरकन्वर्जन ऑफ ऑप्टिकल, जियोमेट्रिक और पोजिशनल आइसोमर्स। देन लाइगेज, ये एंजाइम्स कैटेलाइज करते हैं द लिंकिंग टुगेदर ऑफ टू कंपाउंड्स, दैट इज एंजाइम्स विद कैटेलाइज जॉइनिंग ऑफ दीज टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स या फिर बॉन्ड्स। अब हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक को फैक्टर्स की बात करेंगे। इसके लिए हमें एपो एंजाइम टर्म को समझना होगा। तो एपो एंजाइम्स वो एंजाइम्स होते हैं जो नॉर्मली इनएक्टिव स्टेट में रहते हैं और इनको एक्टिवेट करने के लिए को फैक्टर्स की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल ये एक एंजाइम है यानी कि एपो एंजाइम है और ये इनएक्टिव स्टेट में है। ये प्रोटीन का बना होता है, ये तो हम जानते हैं। इस इनएक्टिव एपो एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए हमें चाहिए एक को फैक्टर। ये को फैक्टर याद रखेंगे नॉन प्रोटीन होता है, इसको एक्टिवेटर भी कहते हैं। तो ये एक्टिवेटर जब इस एपो एंजाइम से रिएक्ट करेगा, इसके साथ आके बॉन्ड बनाएगा, तभी ये एंजाइम एक्टिव होगा और किसी रिएक्शन को प्रोसीड करेगा। अदरवाइज इट इज नॉट एबल टू प्रोसीड एनी रिएक्शन।
तो जैसे ही ये को फैक्टर इस एपो एंजाइम के साथ आके फिट होता है, ये एंजाइम एक्टिव हो जाएगा एंड देन इट इज एबल टू फिट अ सबस्ट्रेट विद इट एंड फॉर्म एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो सभी एंजाइम्स एपो एंजाइम्स नहीं होते हैं। जिन एंजाइम्स को एक्टिवेट करने के लिए को फैक्टर चाहिए उन्हें एपो एंजाइम कहेंगे, एंड जिन्हें को फैक्टर्स नहीं चाहिए होता है वो सिंपली एंजाइम्स कहलाएंगे। तो एंजाइम्स या एपो एंजाइम्स दोनों ही प्रोटीन होते हैं एंड जो ये को फैक्टर है ये नॉन प्रोटीन होता है, इसको याद रखेंगे। अब काइंड ऑफ को फैक्टर्स की बात करते हैं। तो 3 टाइप के को फैक्टर्स दिए हुए हैं हमें। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप्स की। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं एंड ये टाइटली बाउंड हो जाते हैं एपो एंजाइम्स के साथ। एग्जाम्पल है इन पैरोक्सीडेज एंड कैटलेज, हीम इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड इट इज अ पार्ट ऑफ एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। तो ये एग्जाम्पल आप याद रखेंगे। And these catalyze the breakdown of hydrogen peroxide to water and oxygen. Next जो कोफैक्टर है वो है कोएंजाइम्स। ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप की तरह एंड देयर एसोसिएशन विद एपोएंजाइम इज ओनली ट्रांजिएंट। तो यहाँ पे जो बाउंडिंग थी वो काफी टाइट थी, बट ये सिर्फ ट्रांजिएंट होता है, यानी कि ये तभी बाइंड होता है जब रिएक्शन कैटेलाइज होगा। ठीक है, बाइंड्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कैटालिटिक रिएक्शन ओनली। द एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ मेनी कोएंजाइम्स आर विटामिन्स, जैसे कि कोएंजाइम निकोटाइनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड जिसे NAD कहते हैं, एंड NADP कंटेन्स द विटामिन नियासिन। तो ये आप याद रखेंगे। और लास्ट जो कैटेगरी है को फैक्टर्स की, दैट इज मेटल आयन। तो ये इनऑर्गेनिक होता है। पहले दो जो हमने पढ़े हैं दे आर ऑर्गेनिक, बट मेटल आयन क्या है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं एंड इट फॉर्म कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विद साइड चेन्स एट द एक्टिव साइट एंड एट द सेम टाइम फॉर्म वन और मोर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स विद द सबस्ट्रेट। इसका एग्जाम्पल है जिंक, जो कि एक को फैक्टर है फॉर द प्रोटियोलिटिक एंजाइम कार्बोक्सी पेप्टिडेज। तो जो कैटालिटिक एक्टिविटी है इज लॉस्ट व्हेन द कोफैक्टर इज रिमूव्ड फ्रॉम द एंजाइम, व्हिच टेस्टिफाइज दैट दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम। तो जब तक ये कोफैक्टर्स एपो एंजाइम के साथ कंबाइन रहेंगे रिएक्शन होगा। अगर ये रिमूव्ड हो जाएंगे देन रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। तो ये काफी जरूरी है एपो एंजाइम्स के लिए। आई होप आपको आज के सभी टॉपिक्स अच्छे से समझ आ गए हैं। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आज के इस वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे 10, दैट इज सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तब तक स्टूडेंट्स आप आज के सभी टॉपिक्स को अपनी NCERT बुक में अच्छे से रीड कर लेंगे, जिससे कि आप श्योर हो जाएं कि हमारा अब तक NCERT से सब कुछ कंप्लीट हो गया है। टिल दैट स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, सी यू सून।